आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विभाग में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में, जो कि समाचार जो प्राप्त हुए हैं वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। भारत ने रचा इतिहास, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना भारत। जी हाँ, काफ़ी गौरव का क्षण है भारत के लिए, और भारत ने जो है यह उपलब्धि प्राप्त कर ली है और चांद पर हमारे देश का तिरंगा पहुंच चुका है। तो चांद पर हम पहुंच चुके हैं और चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। शाम 6:04 बजे लैंडिंग के साथ भारत बना विश्व में ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतरने वाला भारत पहला राष्ट्र बना है। पीएम ने देखा ऐतिहासिक पल, इसरो के वैज्ञानिकों समेत पूरे देश को बधाई। तो भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारकर इतिहास रच दिया। 4 साल पहले मिली विफलता से सबक लेते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 को कुछ इस तरह तैयार किया था कि उसे सफलता मिलनी तय थी। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों, प्रार्थनाओं और दुआओं के साथ सदे कदमों से आगे बढ़ रहा यान का लैंडर मॉड्यूल विक्रम बुधवार की शाम 6:04 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल रहा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। तो अमेरिका पहुंच चुका, रूस पहुंच चुका, चीन और इसके बाद भारत का नंबर है और भारत पहुंच चुका है। मगर चंद्रमा की ध्रुवीय और अवैध दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला वह दुनिया का पहला देश है। तो इस मामले में जो है भारत पहले नंबर पे है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में फर्स्ट नंबर भारत का ही है। इससे पहले कोई भी देश जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच सका। तो यह जो है हर भारतवासियों के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण बात है कि भारत ने ऐसा ऐतिहासिक जो है अपना चंद्रयान को उतार करके एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सभी समाचार पत्रों ने इसको खबर को प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान चांद पर, हिंदुस्तान हमारा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना भारत। भारत में अपनी मंजिल पर पहुंच गया आप भी। चंद्रमा का पैगाम, चंद्रयान का पैगाम, और यहाँ पर सभी लोगों ने बधाइयाँ दी। चंद्रयान अभियान सफल, अब सूर्य और शुक्र की बारी। यह कहना है माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि चंद्रयान अभियान सफल, अब सूर्य और शुक्र की बारी। तो चंद्रयान पर जो है चंद्रयान मिशन जो है भारत का सफल हुआ है और सभी के लिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में देरी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ना ही अब तक यह तय हुआ है कि प्रयाग में नया आयोग कार्यालय कहाँ होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होंगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों में भर्ती नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय से अटकी हुई है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई। आवेदन कर चुके 1,14,000 अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में 1 साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। तो यहाँ पर 4,163 पर भर्ती अटकी हुई है, वहीं 1,017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अटकी हुई है। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी अगस्त 22 में पूरी हो चुकी है। नए आयोग के गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद ही शुरू हो सकेंगे। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा, साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहाँ बनेगा यह भी अभी तय नहीं। तो निश्चित रूप से अभी इसमें काफ़ी समय लगने वाला है और लोकसभा चुनाव तक यह मामला जा सकता है और तभी यह नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बदलाव, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे अभ्यर्थी। मंत्रालय ने तैयार किया स्कूली शिक्षा का नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा का नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा एनसीएफ जो है पाठ्यचर्या ढांचा एनसीएफ तैयार किया, जिसके तहत अब बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होंगी। छात्र छात्राओं को इसमें सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इसमें एक भाषा भारतीय होनी चाहिए।
नए पाठ्यचर्या ढांचा के अनुसार स्कूल बोर्ड उचित समय मांग के अनुसार परीक्षाएं पेशकश करने की क्षमता विकसित करेगी। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार नया पाठ्यचर्या ढांचा तैयार है। इसके आधार पर 24 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। पसंद का विषय चुन सकेंगे छात्र। एनसीए में कहा गया कला एवं विज्ञान पाठ्यक्रम संबंधी या पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक एवं अकादमिक विषयों के बीच कोई सख्त विभाजन नहीं रेखा नहीं होनी चाहिए। स्कूली स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा एनसीएफ की दस्तावेज के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षाएं विषयों का चयन कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम तक सीमित नहीं होगा। छात्रों को पसंद का विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रख सकेंगे। नए पाठ्यचर्या ढांचे के तहत बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी और छात्रों को सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने की इजाजत होगी। दस्तावेज में कहा गया वर्तमान जिस तरह से बोर्ड परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें एक दिन अपेक्षित प्रश्न नहीं करने से बोर्ड परीक्षा परिणाम पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि परीक्षा साल में एक बार ली जाती है तो किसी एक दिन खराब प्रश्न करने वाले छात्र के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत अधिक मात्रा में तथ्यों संबंधी होती हैं, इसके कारण तनाव होता है। तैयारी के बाद परीक्षा दस्तावेज के अनुसार बोर्ड परीक्षा वर्ष में कम से कम 2 बार हो ताकि छात्रों दूसरी बार परीक्षा देने और प्रदर्शन बेहतर बनाने का विकल्प मिले। छात्र उस बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हो सकता है जिसके लिए वह तैयार महसूस कर रहा हो। 2 भाषाओं का अध्ययन करना और 11वीं और 12वीं में सभी बोर्डों में सेमेस्टर प्रणाली अपनाने की सलाह दी गई है। पाठ सामग्री बोझ कम करने तत्वों को बजाय क्षमताओं पर ध्यान देने को कहा गया। विज्ञान एवं अन्य भाषाओं का मूल्यांकन प्रदर्शन आधारित हो। पाठ पुस्तकों की कीमतों में आई कमी। नए पाठ्यचर्या ढांचे के अनुसार बोर्ड परीक्षा महीने की कोचिंग और रट्टा लगाने क्षमता के मुकाबले छात्रों की समझ और दक्षता स्तर का मूल्यांकन करेंगी। कक्षाओं में पाठ पुस्तकों को कवर करने की मौजूदा प्रथा से बचा जाएगा और पाठ पुस्तकों की कीमतों में कमी लाएगी। वहीं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को 4 स्तरों में बांटा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को 4 स्तरों में बांटा गया है। पहला बुनियादी स्तर जिसमें 3 से 8 वर्ष के छात्र आएंगे। दूसरा स्तर है इसमें 8 से 11 वर्ष के छात्र होंगे। तीसरे में 11 से 14 वर्ष के छात्र होंगे। चौथा होगा माध्यमिक स्तर जिसमें 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र होंगे। तो प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन हो। वहीं पाठ्यचर्या ढांचे के अनुसार अधिकांश मूल्यांकन प्रदर्शन आधारित होना चाहिए। ऐसी सिफारिश की जाती है संपूर्ण प्रमाणन में 75% जोर प्रदर्शन आधार मूल्यांकन पर दिया जाए और 25% लिखित परीक्षा पर। वहीं छात्रों में बोर्ड परीक्षा बोझ कम करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूररंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार एनसीएफ में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं को पाठ्यक्रम के अनुरूप माध्यमिक स्तर पर क्षमताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। परीक्षाएं छात्र के प्रदर्शन वैध एवं विश्वसनीय तस्वीर पेश करने वाली होनी चाहिए। तो जो है अब बदलाव हो रहा है, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं दे सकेंगे ये छात्र और छात्राएं। ये काफ़ी अच्छा बदलाव है और इसके जो मेन पॉइंट बताए गए हैं उससे आपको यहाँ पर अवगत करा दिया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ सारी समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। 6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा। जी हाँ, बीएड धारकों को जब से जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइमरी से बाहर कर गया तब से उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं अब एक नई याचिका दाखिल की गई है कोर्ट में। प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची शकील खान की ओर से याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति विकास बुधवार अदालत सुनवाई कर रही है। याचिका अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षा अध्ययन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा बैठने अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो कि बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को ही पात्रता परीक्षा में शामिल हुए उनके परिणाम को रोक दिया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने नियोक्ता में भी संशोधन की मांग भी की है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील एच.एन. पांडे, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से वकील जो पेश हुए वो थे एच.एन. पांडे। उन्होंने याचिका की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया। कहा कि याचिका व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा के परिणाम से वंचित किया जाना उचित नहीं है। वहीं लंबित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 21 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए याचिका को निस्तार करने की मांग की गई। तो अब यहाँ पर जो है सीटेट से भी बीएड को बाहर करने जाने की मांग उठी है और 6 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई। 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा। तो यहाँ इसकी डेट जो है 6 सितंबर लगी है। तभी देखा जाएगा कि कोर्ट इसमें क्या अपना निर्णय सुनाता है। कल कई राज्यों से जो है बीएड को बाहर किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी भी हो चुकी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो है हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जो कि परीक्षा परिणाम बीएड के रोक लगा दी है। यानी कि जो फॉर्म फिल हो चुके थे और अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम आना था शिक्षक भर्ती का, उस पर जो है बीएड पर यहाँ पर रोक लगा दी है। और ऐसे ही कई राज्यों में चल रहा है, वहाँ पर भी इस पर रोक लगाए जाने की तैयारी चल रही है। इस वजह से जो यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अब 6 सितंबर पर इसकी सुनवाई होने जा रही है।
वहीं पॉलिटेक्निक में 5 चरण में होगी काउंसलिंग, 8 सितंबर तक चलेगी काउंसलिंग। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 5 चरण में काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। बुधवार शुरू हुई 3 चरण की काउंसलिंग 3 सितंबर तक, चौथे चरण की 5 सितंबर तथा 5वें चरण की काउंसलिंग 8 सितंबर से होगी। 3 सितंबर तक काउंसलिंग में शामिल होने वाले छात्रों की कक्षाएं 5 सितंबर शुरू हो जाएंगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थी संस्थान में पाठ्यक्रम के विकल्पों का चयन परिषद की वेबसाइट gcup.admission.nic.in पर जो है अपनी लॉगिन आईडी से कर सकेंगे। काउंसलिंग भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को चरणवार विकल्प भरना होगा। अगले चरण अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीटें विकल्प आधार पर आवंटित होगी। भरी हुई सीटें में बदलाव नहीं होगा। शुरू के 3 चरणों में शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में बने सहायता केंद्रों पर होगा। तो यह प्रक्रिया जो है 8 सितंबर तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो पॉलिटेक्निक के जो है 5 चरणों में इस बार काउंसलिंग हो रही है। वहीं चेहरा दिखाकर लगेगी छात्रों शिक्षकों की उपस्थिति। टैबलेट पर फेशियल रिकग्नाइजेशन तकनीक का किया जाएगा प्रयोग। परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों में लागू होगी व्यवस्था। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक और छात्र टैबलेट पर चेहरा दिखाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। फेशियल रिकग्नाइजेशन तकनीक के उपयोग से उपस्थिति लगाने की व्यवस्था होगी। परिषदीय स्कूलों और सरकारी माध्यमिक स्कूलों दोनों में इसके इंतजाम किए जाएंगे। पहले चरण में 1,36,000 परिषदीय स्कूलों में और 2,09,000 टैबलेट जल्द देने की तैयारी की जा रही है। आगे माध्यमिक स्कूलों में इसे दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में 1,91,00,000 विद्यार्थियों और 6,10,000 शिक्षकों की उपस्थिति पर पारदर्शी ढंग से दर्ज की जा सके। कितने विद्यार्थियों मिड डे मील खाया, इसका रियल टाइम डाटा विभाग के पास उपलब्ध हो सके। वहीं अन्य योजनाओं का लाभ भी उन्हें देना आसान होगा। अगर स्कूलों में विद्यार्थियों को फर्जी मूल्यांकन दिखाया जा रहा है तो वह सामने आएगा। जिन स्कूलों में विद्यार्थी संख्या कम है वहाँ संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। बीते 6 वर्षों में 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों इन स्कूलों में बढ़े हैं। अगले महीने टैबलेट वितरण की तैयारी की जा रही है। स्कूलों के 12 तरह के रजिस्टर पहले ही डिजिटल किए जा चुके हैं। अब आगे उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। इस तरह माध्यमिक स्कूलों में 46 लाख विद्यार्थी और 90,000 शिक्षक हैं। यहाँ शिक्षकों की अभी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब आगे यहाँ भी टैबलेट पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि 40 लाख से अधिक विद्यार्थी इन स्कूलों में बढ़े हैं। लेकिन वहीं शिक्षकों की भर्ती की बात करें तो यहाँ पर उसके सापेक्ष शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही। वहीं अनुपात और समानुपात का खेल लगातार जारी है। कहीं अनुपात गड़बड़ा जाता है तो कहीं समानुपात कहकर के माननीय मंत्री जी इसका जो है मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जो है प्राथमिक में जो है शिक्षकों की कमी नहीं है। जबकि यहाँ पर स्पष्ट है कि 40 लाख से अधिक विद्यार्थी बढ़े हैं, उसके सापेक्ष जो है प्राइमरी में भर्तियाँ नहीं हुई हैं। यह सारे आरोप जो है अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जाते हैं कि जब प्राथमिक में 40 लाख से अधिक विद्यार्थी बढ़े हैं तो यहाँ पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। और लगातार अभ्यर्थियों की ओर से इसकी मांग उठाई जाती है और तरह तरह के आरोप भी बेसिक विभाग पर और मंत्री जी पर लगाए जाते हैं। वहीं भर्तियों के मामले में सटीक योग्यता का विवरण दे यूपीएससी हाईकोर्ट। कोर्ट ने प्रवक्ता पद की भर्ती मामले याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के मामले में गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है भर्तियों के मामले आयोग को विशिष्ट होना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक सटीक योग्यता का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में इस समय उचित कार्रवाई करने को कहा है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि मामले आयोग ने प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए 21 में विज्ञापन निकाला था। याची ने रसायन विज्ञान विषय से प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया। वह प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर गया। इसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। इस पर याची ने पत्र व्यवहार कर जानकारी मांगी। उसके बावजूद परिणाम सामने नहीं आया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने आयोग की चयनित न करने वाली याचिका समेत अन्य 11 अभ्यर्थियों नए सिरे से मुहैया कराने निर्देश दिया है। इस पर आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि वह चयन योग्य नहीं है। याची ने आयोग के परिणाम को चुनौती दी। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया याची का चयन न करना सही नहीं है। आयोग ने गलती की और इसका यह निर्णय गलत धारणा पर है। याची फार्मास्यूटिकल रसायन से परास्नातक है जबकि आयोग के अधिवक्ता बीके सिंह रघुवीर ने इसका विरोध किया है। कहा है चयन के लिए शैक्षिक योग्यता एक आवश्यक प्रावधान है। अभ्यर्थी पात्र रसायन विज्ञान प्रवक्ता के लिए इस विषय में प्रासंगिक डिग्री होनी चाहिए। तो भर्तियों के मामले में सटीक योग्यता का विवरण जो है यूपीपीएससी से हाईकोर्ट ने मांगा है। कोर्ट ने प्रवक्ता पद की भर्ती मामले याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। वहीं एमटीएस परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार सीवीएन भर्ती 2023 की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू होगी और 14 सितंबर तक चलेगी। एसएससी की मध्य क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज की वेबसाइट पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र को परीक्षा तिथि के 4 दिन पहले से डाउनलोड किया जा सकेगा। 1558 पदों पर यह भर्ती हो रही है जो कि एसएससी की ओर से एसएससी एमटीएस की परीक्षा के प्रवेश पत्र अब जारी हो चुके हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म फिल किया है वो अपना जो है एडमिट कार्ड निकाल सकता है। वहीं यूपी में मानसून सक्रिय, बारिश के आसार। हिमाचल में बादल फटा, 15 लोगों की मौत। संभल में बारिश से मकान गिरे, 3 की जान गई।
उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय, बीते 2 दिनों से राज्य में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो रही, 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की खबर भी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार 24 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी अंचल में लगभग सभी स्थानों में बारिश होगी या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी अंचल में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार 25 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है और इसी वजह से जो है कई जनपदों में जो है अवकाश भी घोषित किया गया है आज का। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही इंपोर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको शिक्षा विभाग से और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट टाइम टू टाइम दी जाती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को अधिक से शेयर करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों की हेल्प हो सके और साथ ही उन अभ्यर्थियों के पास भी शेयर करें जो कि रोजगार से संबंधित अपडेट चाहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।